हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं आपको एफआईआर के बारे में बताना चाहता हूँ। एफआईआर कैसे बनाई जाती है, उसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, और क्रॉस एफआईआर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर पुलिस वाले किसी आरोपी का नाम निकाल दें तो उसके लिए आप उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अपन नॉर्मल वे में, नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत बार ये चीज़ सुनने में आती है, अरे झगड़ा हो गया, या ज़्यादातर प्रॉपर्टी के विवाद होते हैं उसमें मारपीट होती है, या पर्सनली कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं उनके साथ भी कुछ छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हमको एफआईआर लिखानी पड़ती है। तो उस एफआईआर के लिए अपन किसी भी कोर्ट में टाइपिस्ट के पास चले जाते हैं, कंप्यूटर टाइपिस्ट वाले के पास चले जाते हैं, जिनके पास में पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव डाला, कॉपी और पेस्ट किया, नाम चेंज किया, वो सब चेंज करके वो दे देते हैं, क्योंकि उनको उस एफआईआर की इंपॉर्टेंस ही मालूम नहीं है कि एफआईआर क्या है और एफआईआर किस वक्त काम आती है। क्योंकि एफआईआर केस का बेस है, चार्जशीट एफआईआर के बेस पे बनती है, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बेस पे करता है, एक्यूज का लॉयर क्रॉस एफआईआर के बेस पे करता है। तो एफआईआर की क्या इंपॉर्टेंस है वो एक वकील ही समझ सकता है, एक लॉयर ही समझ सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको एफआईआर किसी एडवोकेट के माध्यम से या उसके जरिए ही लिखानी चाहिए, क्योंकि वकील को उसके फैक्ट्स मालूम है कि अपन जब क्रॉस लेंगे अपने लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ एफआईआर में वो चीज़ डालेगा। और टाइपिस्ट इस चीज़ को उसको नॉलेज नहीं है, उसके लिए वो टाइप करके आपको दे देगा, उसके हिसाब से सब ओके। आजकल टाइपिस्ट लोग भी अपने आप को आधा वकील ही समझने लग गए, वो उनकी भी गलतफहमी है और अपन लोगों ने उनको बढ़ावा दिया, इसलिए वो उस टाइप की बात करते हैं। चलो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है, बस मेरा हालांकि आपसे यही समझाना है कि आपको अगर एफआईआर बनानी है तो एफआईआर किसी लॉयर के थ्रू बनाइए, किसी एडवोकेट के थ्रू बनाइए। अभी मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ कि एफआईआर क्या है, एफआईआर में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए और एफआईआर कैसे बनानी चाहिए। जब भी किसी के साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले चीज़ आता है कि एफआईआर में क्या क्या होने चाहिए। अगर एफआईआर को अपन 5 हिस्सों में बांट ले, एफआईआर के जो पॉइंट हैं उनको अगर 5 हिस्सों में अपन बांट ले तो वो बेटर रहेगा, आपको समझने भी अच्छा लगेगा। एफआईआर कब कोई भी घटना घटती है, कब, कहाँ, किस हथियार से, किसके सामने, और कारण, और किसने किया, ये उसके अंदर पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे कि कोई भी एफआईआर है तो घटना कब हुई, सुबह हुई, शाम को हुई, रात को हुई, टाइमिंग क्या था, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग होना जरूरी है। कहाँ हुई, उस स्थान का पर्टिकुलर नाम, कहाँ हुई, किस हथियार से उन्होंने मारा, चाकू से मारा, क्लिप से मारा, बम्बू से मारा, हाथ से मारा, पैर से मारा, लात से मारा, जूता मारा, पत्थर से मारा, किस हथियार से मारा, उस हथियार का स्पेसिफिक नाम होना जरूरी है। और जब ये घटना घटी, किसके सामने घटी, कोई विटनेस होना जरूरी है। विटनेस होगा तो और केस में दम होता है, विटनेस होना जरूरी है। और मारने का कारण स्टोरी, जो कारण होता है वो कारण अंदर होना जरूरी है। किस कारण से आपको मारा, देखो कारण 2 तरह का हो सकता है, या अगले वाले की पहले से प्लानिंग थी कि इसको मारना है, वो मार रहा है, या सडनली कोई ऐसी सिचुएशन बनी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ में उसने मारपीट की। और किसने मारा, उस आरोपी का नाम और पता जहाँ तक हो सके पूरा लिखाने की कोशिश कीजिए। उसका गाँव, उसका नाम, पता, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, वो पूरा लिखाने की कोशिश कीजिए। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रास्ते से जा रहा था, बी और सी वहाँ खड़े थे। बी और सी ने ए को रोका और उसके साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या पॉइंट, क्या इस सिचुएशन में ए जब जा रहा था तो बी सी ने उसको रोका, रोकने के बाद ऐसी कुछ बात हुई होगी, उस कारण से उसको मारा। वो कारण अंदर होना जरूरी है। कब मारा, वो टाइमिंग होना जरूरी है। कहाँ मारा, वो स्थान का नाम होना जरूरी है। किस हथियार से मारा, वो हथियार का नाम होना जरूरी है। और किसने मारा, जो 2 बी और सी ने रोका, बी और सी का नाम होना जरूरी है। एफआईआर के अंदर ये पॉइंट मोटा मोटी होना जरूरी है। कितने सारे मैं लोगों को देखता हूँ उसमें टाइम नहीं होता है, टाइमिंग लिखा ही नहीं रहता है, स्थान लिखा नहीं रहता, रास्ते से जा रहा था और उसको रोका और मारा। अरे रास्ते तो बहुत सारे हैं, कौन से रास्ते पे मारा भाई, रास्ते का कोई नाम तो होगा ना, कि भाई सिचुएशन इस जगह से। जब सामने वाला वकील क्रॉस करेगा उसका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, तेरे को मारा वहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पे, तू कितने टाइम में वहाँ पहुँचा, तेरी एफआईआर कब लॉन्च हुई, एफआईआर का टाइम बता। क्वेश्चन होते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन तो आप उस समय तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते नहीं है, लेकिन एफआईआर के अंदर ये होना जरूरी है। कब मारा, टाइमिंग होना जरूरी है,
सुबह दोपहर रात होना जरूरी है, कहाँ मारा स्थान का नाम होना जरूरी है, किस हथियार से मारा वो होना जरूरी है, किसके सामने मारा और मारने का कारण क्या, रीजन क्या, किस सिचुएशन के कारण झगड़ा हुआ वो कारण भी अंदर लिखना जरूरी है, और किसने मारा उसका नाम और पता होना जरूरी है। सब आरोपियों के नाम अंदर होने जरूरी है। एफआईआर के अंदर आप इस 5-6 चीज़ों का ध्यान रखिए और इसके मद्देनजर रखते हुए आप एफआईआर बनाइए, वो आपको लास्ट मोमेंट तक काम आएगा। एफआईआर दर्ज होने से लेकर केस खत्म होने तक उसकी बहुत इंपॉर्टेंसी है। उसके बिहाफ में ही सारा केस रहता है। पुलिस वाला एफआईआर लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए करता है। पुलिस वाला जो चार्जशीट बनाता है तभी भी वो एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए बनाता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एफआईआर को बनाइए। अगर आपको कोई वकील अगर नहीं मिलता है या नहीं हो रहा है तो आप हर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस स्टेशन के गेट के अंदर ही एक टेबल कुर्सी लगा के एक पुलिस वाला बैठा रहता है, उससे भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी आपको एफआईआर लिख के दे देगा। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपको मालूम है, ये चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी मेरे को करते हैं कि अरे यार कभी मातापची हो गई, कभी झगड़ा हो गया, सामने वाला मारपीट करने लग गया, हमने भी उसको मार दिया, उल्टा हमने उसको ज़्यादा मारा तो उसने हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी कि अरे यार मेरे को मार दिया इन्होंने। तो ऐसे हालात में हम क्या करें? तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है, एज ए लॉ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एज ए पर्सनल व्यू मैं बता रहा हूँ, ऐसे वक्त में ऐसी सिचुएशन में आपको क्रॉस एफआईआर करानी चाहिए। वो क्रॉस एफआईआर का एडवांटेज आपको जब मिलेगा जब केस शुरू होगा। अगर आपको उसको एडवांटेज लेना है तो आप सामने वाले पे, जब आपका सामने वाला आपके खिलाफ एफआईआर करता है, आप भी पुलिस स्टेशन जाइए, साहब मेरे साथ भी मारपीट की, मेरी भी एफआईआर लो। आप उसकी एफआईआर ले रहे हो तो मेरी एफआईआर लो, क्रॉस एफआईआर लेनी पड़ेगी। दोनों सिचुएशन सडनली सेम टाइम में दोनों की क्रॉस एफआईआर पुलिस वाला लेगा। पुलिस वाला मना नहीं कर सकता है कि मैं एफआईआर नहीं लूंगा, उसको लेनी पड़ेगी। जब एक की ले रहा है तो दूसरे की भी लेनी पड़ेगी। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है, 99% केसेस के अंदर क्रॉस एफआईआर जो हुई है उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ ही हुआ है, वो मैटर चला ही नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि दोनों को हरेसमेंट होता है। तो भाई मेरा ये मानना है, अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आप क्रॉस एफआईआर करिए और क्रॉस एफआईआर पुलिस वाला लेगा, और क्रॉस एफआईआर का एडवांटेज आपको केस शुरू होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद मिलेगा। क्योंकि 2 केस दर्ज करेगा, 2 सीआर लॉन्च होंगे, 2 चार्जशीट फाइल करेगा और दोनों के अलग अलग, एक में एक फिरियादी है, दूसरे में एक आरोपी है, वो फिरियादी है। वो क्रॉस एफआईआर होगी, वो क्रॉस एफआईआर में आपको बेनिफिट मिलेगा, लास्ट मोमेंट पे उसका बेनिफिट मिलता है। ऐसी सिचुएशन में क्रॉस एफआईआर करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। बहुत सारे जमीनी विवाद होते हैं, जमीनी विवाद में मारपीट होती है, मारपीट में दोनों की मारपीट होती है, दोनों को लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्रॉस एफआईआर होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। क्रॉस एफआईआर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और उसका एडवांटेज आपको जब मिलेगा, जब चार्जशीट फाइल होगा, जब मैटर ट्रायल में आएगा, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी सिचुएशन में अपन देखते हैं कि कोई भी बोलता है अरे यार मेरे को तो उसको ए को हैरान करना है, बी बोलता है मेरे को ए को हैरान करना है, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और झूठी एफआईआर बना देता है। किसी भी 2 बंदों को लेके जाता है, साहब ये दोनों मेरे साथ में थे और मेरे सामने इन्होंने मारपीट की। ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करता है और उसको लगता है कि ये फेक है और ये मिथ्या है या फर्जी है, तो पुलिस वाला उसके अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 182, 182, 211 के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। झूठी एफआईआर पे पुलिस वाला जो एफआईआर करने गया उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकता है। ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाता है। 182, 211, 211 आईपीसी की है सेक्शन, इसके अगेंस्ट पुलिस वाला उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है कि झूठी कंप्लेंट लिखाने आया था। एक चीज बहुत आपने सुनी होगी, मैं भी बहुत सुनता हूँ और बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है और मैंने खुद ने भी प्रैक्टिकली देखा है कि कई पुलिस वाले जैसे कि कोई आरोपी ने, कोई फिरियादी ने केस दर्ज किया और उसमें उसने 5 जनों के नाम लिया, लेकिन जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसके सामने 2 ही नाम आते हैं, 3 नाम तो गायब हो जाते हैं। अब किसने फ़ोन किया, क्या हुआ, वो सिचुएशन अपन को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने भी आपकी लाइफ में देखी होगी कि भाई कितनी बार आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। फिरियादी बोलता है अरे मैंने तो 5 के ऊपर एफआईआर की थी, 5 जने मेरे को मारने वाले थे और अभी चार्जशीट तो 2 के अगेंस्ट ही फाइल की है। ऐसी सिचुएशन में क्या, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से उसके थ्रू आपको कोर्ट में देनी चाहिए। उसकी सेक्शन है 319 सीआरपीसी की सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं कि साहब मेरे साथ तो जब झगड़ा हुआ था, जैसे घटना घटी थी, जब ये 5 जनों का मैंने नाम दिया था और पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन में 3 का नाम तो उड़ा ही दिया, गायब ही कर दिया।
अब गायब करने का कारण तो अभी आप पता लगा नहीं सकते हो, और आप हालांकि आप समझते हो कि गायब किस कारण से किया है, वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन कोर्ट उसको कंसीडर करेगा कि भाई उनका नाम क्यों निकाला है। तो आप 319 की एप्लीकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी के थ्रू कोर्ट में दे सकते हैं और कोर्ट उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। मैं आपको मोटा मोटी यही समझाना चाहता था कि एफआईआर के अंदर क्या पॉइंट होने चाहिए, एफआईआर कैसे बनती है, एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है, क्रॉस एफआईआर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंसी है उसकी, वो भी आपको मालूम चली गया होगा। और अगर आप झूठी एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस वाला आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और अगर पुलिस वाले ने किसी का नाम, अपने आरोपी के 5 जनों के नाम दिए, 2 के लिए 3 का निकाल दिया है, तो भी आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं 319 के अकॉर्डिंग। ये छोटी मोटी बातें थी, छोटा सा ब्रीफ था, मैं आपको समझाना चाहता था। मैं ये चाहता हूँ कि लॉ की जानकारी सबको हो, और छोटा सा नॉलेज कब काम आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और